हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। क्लास 11th के 10वां लेक्चर के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, आपने सही सुना, क्लास 11th के पहला चैप्टर का 10वां लेक्चर का पार्ट 1। अब इस लेक्चर में पार्ट 1 क्यों बनाया जा रहा है, तो इस टॉपिक के ऊपर 2 पार्ट में वीडियो किया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है आज हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट। इस समतुल्य भार को और भी एक नाम से जाना जाता है, उसे हम आप लोग कहते हैं तुल्यांकी भार। तो नाम में कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम आगे बढ़ें, इस टॉपिक को पढ़ें, उससे पहले जरूरी है कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था। सर, प्रीवियस क्लास किसके नाम था? तो प्रीवियस क्लास था मोल के नाम। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। यदि आप क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट पे अपना पकड़ बनाइए। क्लास 12th या केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट पे आपका बेहतर पकड़ होना बहुत आवश्यक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना पकड़ बनाने के लिए इससे पिछले लेक्चर को, यानी लेक्चर संख्या 9 को आप पूरे ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समतुल्य भार या तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट, लेक्चर पार्ट 1। तो आगे बढ़ा जाए और डिस्कस किया जाए इन सब चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन इसका बनाएंगे कि समतुल्य भार या तुल्यांकी भार होता क्या है। तो देखो सर, सबसे पहले तो हेडिंग ले लेंगे हम आप लोग, क्या? तो समतुल्य भार या तुल्यांकी भार। अब ये समतुल्य भार या तुल्यांकी भार जिसे हम आप लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? इक्विवेलेंट वेट। अब जरा समझ लेते हैं कि समतुल्य भार या तुल्यांकी भार होता क्या है, फिर हम आप लोग इसे डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक तत्व A है और एक तत्व B है। इस A की अभिक्रिया B से कराते हैं। अब माना कि B का तुल्यांकी भार है x ग्राम। B का तुल्यांकी भार कितना है? x ग्राम। तो अगर A का y ग्राम मात्रा B के पूरे x ग्राम मात्रा से प्रतिक्रिया कर लिया तो A का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब इसे ऐसे भी समझिए, मान लेते हैं कि B का तुल्यांकी भार है 10 और B के 10 ग्राम मात्रा से पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए A का जो मात्रा चाहिए वो हमें 20 ग्राम चाहिए। तो A का तुल्यांकी भार हो जाएगा कितना? 20। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी पदार्थ का वह मात्रा जो दूसरे पदार्थ के एक समतुल्यांक से, तुल्यांकी भार को हम एक समतुल्यांक भी कहेंगे, दूसरे पदार्थ के एक समतुल्यांक से पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है, उस पदार्थ का समतुल्य भार या तुल्यांकी भार कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम आप लोग लिख लेंगे और फिर तुल्यांकी भार कैलकुलेशन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम कि इसका डेफिनेशन लिखा जाए सर। किसी पदार्थ का वह मात्रा जो दूसरे पदार्थ के एक तुल्यांक से पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। तुल्यांकी भार कहलाता है। अब देखिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ सिंबल बनाया जाता है, तो हम तुल्यांकी भार का भी सिंबल बनाएंगे। इसे ई से
सूचित किया जाता है। इसका सिंबल हो जाएगा सर E। अब तुल्यांकी भार किन किन चीजों का कैलकुलेट किया जा सकता है, तो पदार्थ समझना होगा। यहाँ पर पदार्थ हमारे पास किन किन रूपों में अवेलेबल होगा जिसका फिक्स फार्मूला होता है, तो वह हो सकता है तत्व, वह हो सकता है आयन, और वह हो सकता है यौगिक। तो हम तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे, आयन का, और तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे यौगिक का। तो आज का जो लेक्चर बेसिक रूप से है वो लेक्चर होगा तत्व और आयन के तुल्यांकी भार के ऊपर, जबकि अगले लेक्चर में हम लोग यौगिक के तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम आप लोग देखते हैं कि तुल्यांकी भार निर्धारित करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज कॉपी में नोट भी करना है, आगे भी देखना है ना, तो उन सभी चीजों को शामिल करते हुए लिखेंगे। तो तत्व, आयन एवं यौगिक के तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का विधि। अब यहाँ टर्म्स देखना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो पदार्थ अवेलेबल है वह तत्व है, आयन है, और क्या है, यौगिक है। तो इन यौगिक के तुल्यांकी भार को किस प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ना हम लोग डिस्कस करते हैं सर, नंबर 1 तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो भाई मेरे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, वो चीजें जानिए, समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप कीजिए, बेहतर से बेहतर बनाइए। तो सर किसी तत्व का तुल्यांकी भार, चाहे कोई भी तत्व, उसका जो तुल्यांकी भार होगा उसके परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात के बराबर होगा। तुल्यांकी भार उसके परमाणु भार एवं संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। तो बहुत सरल लफ्जों में यहाँ बोला गया कि आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सर आप ना उसका परमाणु भार लो और उसके परमाणु भार में भाग दे दीजिए किससे, संयोजकता से। तो इस परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को हम आप लोग क्या कहने वाले हैं, तुल्यांकी भार कहलाने वाले। तो बहुत इजी वे में तुल्यांकी भार का डेफिनेशन तैयार हो गया। अब यदि इस डेफिनेशन का हम फॉर्मूला लिख लें, सबसे पहले कि आप इसे निश्चित रूप से अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए बिना धड़फड़ाहट के। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर। तो इसका ना फॉर्मूला बन जाएगा, अर्थात बहुत आवश्यक होता है फॉर्मूला करना, क्योंकि उसी पर तो क्वेश्चन बनना है। ई तत्व बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। सर यहाँ पर अब एक चीजें समझना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि ई तत्व को हम लोग, यानी अब ई तत्व बार बार ना लिखकर ई लिख दिया करेंगे, परमाणु भार को बार बार ना लिखकर WT लिख दिया करेंगे, वैलेंसी संयोजकता को बार बार ना लिख के वेल लिख दिया करेंगे। तो सिंपल सी बात है
कि किसी भी तत्व का अगर तुल्यांकी भार हमको कैलकुलेट करना है तो उसके परमाणु भार में हम उसके संयोजकता से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इमेजिनेशन करिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु भार आप सबको पता है, एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। अगर इन बातों को समझने में दिक्कत है तो इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने परमाणु भार भी बताया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। संयोजकता एल्युमिनियम का 3 होता है, डिवाइड कर लीजिए, हो गया 9। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, संयोजकता 2, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8 हो गया। तो सर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हमने तीसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, जबकि संयोजकता 2 होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 12 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लीजिए अगर आप कैल्शियम कैलकुलेट करते हैं तो कैल्शियम का परमाणु भार 40, जबकि संयोजकता 2। सर कैंसिल होकर आ गया कितना, 20। तो बहुत इजी वे में आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा टर्म्स है, विशेष तौर पर तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। हाँ सर, आप देख भी रहे हैं बिल्कुल इजी प्रोसेस में कैलकुलेट होकर आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने 5वां एग्जांपल लिया, कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। अब उस 12 में उसके संयोजकता से भाग दीजिए। कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। तो भाई जब 4 से आप डिवाइड कर लोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, एक त्रिसंयोजी तत्व का परमाणु भार m है, तो उसका तुल्यांकी भार कितना होगा। ऑप्शन मिल गया आपके पास। पहला ऑप्शन है m, दूसरा ऑप्शन है m/2, तीसरा ऑप्शन है m/3 और चौथा ऑप्शन है 3m। देखो सर, यहाँ पर चीजें समझना बहुत आवश्यक है। कह क्या रहा है, उसका तुल्यांकी भार क्या होगा। भाई मेरे तुल्यांकी भार निकालना है, और तुल्यांकी भार निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है परमाणु भार बटे संयोजक। परमाणु भार m है और संयोजकता 3 है। चूंकि तत्व किस नेचर का है, त्रिसंयोजी का है, तो सूत्र हो गया आपके पास E बराबर WT बटा वैलेंसी। इसलिए E बराबर WT का वैल्यू m है और वैलेंसी का वैल्यू 3 है, तो m/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको तत्व का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने के लिए आ गया होगा। आप इसे अपने नोटबुक में पूर्णतः नोट कर लीजिए, ताकि कहीं फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो, इक्विवेलेंट वेट आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकें। अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, कि किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। सर किसी भी आयंस का तुल्यांकी भार जो होता है उस आयन के अनुभार एवं आयन के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले बातें हम लिख लेते हैं। किसी आयन का तुल्यांकी भार उसके अनुभार एवं
उसके अनुभार एवं आयन के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। बात वहीं पहुंच चुका है सर जो तत्व के अंदर था, अर्थात ई आयन बराबर आयन का अनुभार बटा आयन। अब जैसे इन बातों को ऐसे भी समझिए, और ई आयन बराबर आयन का अनुभार WT बटा आयन, चाहे उस पर जितना लिखा हो 2, 3, 4, 5, उसी से हमें डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इस पे बताता हूँ। बहुत सरल सा एग्जांपल है कि CO3 2-। आप सबको पता है कि CO3 2- का मतलब होता है कार्बोनेट आयन। तो ये ना एक कार्बोनेट आयन है, और इस कार्बोनेट आयन का हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले इसका हम आयनिक भार यानी अनुभार कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन एगो है, एक कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन 3 गो है, तो 16 × 48। अब कुछ सोचना नहीं है सर, जो भी चार्ज अवेलेबल है उसी से डिवाइड कर लेना है, बस चार्ज का साइन नहीं यूज करना है। 2 तो 2, चूंकि आपको पता है कि मास कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो 12 + 48 60 बटा कितना 2। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार हो गया 30। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, PH4+। सर PH4+ ये है फॉस्फोनियम आयन, ये पॉजिटिव आयन है, कैटायनिक है। फास्फोरस का परमाणु भार 31, हाइड्रोजन 4 गो है, तो 4 हो गया। चार्ज है +1, तो 1 से भाग दे देंगे, 35 बटा 1 = 35। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रकार से आयन का भी तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यही 2 टॉपिक था आपका, तत्व का तुल्यांकी भार और आयन का तुल्यांकी भार। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छा से बता दिया गया। अब इस पर जरूरी है कि आप काम करें, इसे निश्चित रूप से नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए मैं इस पे आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स बनता हो, वो सारे के सारे डाउट्स समाप्त हो जाए। तो बिना देर किए हुए ना मैं इस पे क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्वेश्चन एराइज हो जाए तो चीजें आसान से आसान हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला देखिए, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार होता है। तो अभी तो आपने जस्ट देखा, ऑक्सीजन तुल्यांकी भार के लिए क्या सूत्र था? तुल्यांकी भार के लिए सूत्र था परमाणु भार बटे वैलेंसी संयोजकता। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, संयोजकता 2, कट गया 8। ऐसा बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का संयोजकता होता है, देखिए कैल्शियम Ca, कैल्शियम का संयोजकता हो जाता है +2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार होता है, सेम कंडीशंस, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और संयोजकता 1, तो रिजल्ट भी कितना आ गया 1, तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार हो गया 1। एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27, संयोजकता 3, 9 × 3 = 27, तो एल्युमिनियम का परमाणु तुल्यांकी भार 9 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था आयन वाला में, और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार 30, चूंकि कार्बोनेट आयन का जब आप अनुभार निकाले थे तो 60 आया था, और इसके ऊपर चार्ज 2 है, कट गया, इसका रिजल्ट कितना पहुंच गया? 30 पहुंच गया दोस्तों। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इस पर लिखा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पता है कि इस सीरीज के दौरान मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता नहीं हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना होता है, खुद से बनाना होता है, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके होते हैं, तो चीजें और बेहतर
होते चला जाता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। और अभी आपने देखा कि ई तत्व का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था परमाणु भार में आप भाग दे दीजिए किससे, संयोजकता से। तो जैसे ही आप परमाणु भार में संयोजकता से भाग देते हो तो उस तत्व का तुल्यांकी भार निकल के सामने आ जाता है। दूसरा तत्व है एक त्रिसंयोजी तत्व का तुल्यांकी भार। दूसरा क्वेश्चन है त्रिसंयोजी तत्व का तुल्यांकी भार 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा। तो देख लो सर, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता, 11 या 33, बस ये आपको ऑलरेडी बना देना है। निम्नलिखित आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बस मैं केवल आयन का फॉर्मूला लिख देता हूं, कार्बोनेट CO3 2-। दूसरा चलते हैं सल्फेट SO4 2-। उम्मीद है कि हम यदि आपको फॉर्मूला दे दें तो आप निश्चित रूप से इस पर क्वेश्चन बना दीजिएगा। हाइड्रोक्साइड OH- बाइकार्बोनेट HCO3- ब्रोमाइड Br- अमोनियम NH4+। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके देखिए ताकि तत्व और आयन का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अगर इन दो चीजों का आप तुल्यांकी भार बेहतर रूप से कर लेते हैं तो आगे तो बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला है ही नहीं ना सर। तो चलिए अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और जोड़िए अपने साथियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके और मुझे संतुष्टि।